Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Naeem Ahmed and I am your chemistry teacher. Today we will discuss about lecture number 20, which is about the physical chemistry, chapter number 5, atomic structure. Now students, हम बढ़ते हैं अपने lecture की जानिब. आइए ज़रा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुतालिक है, जो कि बहुत अहम चैप्टर है और बड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, आपकी केमिस्ट्री की बुनियाद है. ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, आज का लेक्चर आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है. यहाँ देखें ज़रा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो दो हाफ बनते हैं. नंबर एक, सब पहला हाफ जो है वो क्या होगा, डिस्कवरीज पे मुतालिक या जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज से मुतालिक होगा, और एंड पे आके हम कुछ क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इनकी डिटेल्ड में, और उन्हीं की जानिब हम बढ़ेंगे. ज़रा ध्यान से सुने ज़रा, हम यहाँ पे समराइज करते हैं इन पार्टिकल्स को. जैसे कि आप जानते हैं कि एटम जो है वो तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर कंपोज होता है. जी डियर स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एवरी एटम बिकॉज दे आर प्रेजेंट नियरली इन एवरी एटम. यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास मैंने इन्हें समराइज किया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है कूलम के अंदर अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो ये होगा -1.602 इंटू 10⁻⁻19, जबकि जो रिलेटिव चार्ज है वो क्या होगा, -1. जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें कि अगर हम इसका मैस लेते हैं किलोग्राम में तो वो है 9.1095 इंटू 10⁻31. दूसरा जो पार्टिकल हमारे डिस्कशन का हिस्सा है दैट इज प्रोटॉन. अब यहाँ एक और बात मैंने ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो पार्टिकल लिखा है उसी के साथ उसके साइंटिस्ट का नाम लिखा है जिसने उसे डिस्कवर किया. जैसे इलेक्ट्रॉन है तो जे थॉमसन साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया. प्रोटॉन्स जो हैं डियर स्टूडेंट, अगर इनकी बात की जाए तो अर्विन गोल्डस्टाइन वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्हें डिस्कवर किया. इनका जो रिलेटिव जो अगर चार्ज की बात करें कूलम में तो वो सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन सिंबल में क्या होगा फर्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19. जी डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव चार्ज यहाँ क्या था, -1, तो यहाँ क्या है, +1. इसका मैस जो है क्या होगा, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27. जी डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आप यहाँ वैल्यू में देख सकते हैं कि प्रोटॉन इज हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और कितना ज्यादा हैवियर है, 1836 टाइम्स. डियर स्टूडेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना हैवियर है, तो कितना हैवियर है, 1836 टाइम्स. जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं. जेम्स चैडविक ने इन्हें मतलब डिस्कवर किया. चार्ज के एतबार से इसके ऊपर चार्ज 0 होता है. न्यूट्रॉन बिंग द न्यूट्रल पार्टिकल दे वर नेम्ड एज. यहाँ देखें ज़रा, इसके अंदर अगर हम मैस की बात करते हैं केजी में तो वो क्या है, 1.6750 इंटू 10⁻⁻27. वेल डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से भी क्या है, हैवियर है. अब अगर मैं ये कहूँ कि न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से क्या कंपैरिजन बनता है, यानी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो मैस कंपैरिजन है वो क्या है, तो बेटा जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 1840 टाइम्स हैवियर होते हैं किससे, भला, इलेक्ट्रॉन से. तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. इससे आगे देखिए ज़रा, अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तो इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है विलियम क्रुक जो कि एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कि डिस्चार्ज ट्यूब को डेवलप किया, उसके अंदर जो है क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, यानी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बनाया जाता, यानी डिस्कवर किया गया. अब ज़रा डियर स्टूडेंट, हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे कैसे वो बनी होती है. देखें ज़रा, यहाँ मैंने इसे समराइज़ किया है कि सबसे पहले तो ये एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब है जिसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है ताकि हम उसे स्क्रीन के तौर पे मतलब क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें. वेल डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात ज़रा क्लियर कर लें कि हम ये कोटिंग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज और जो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रेज हैं दे आर इनविजिबल, ये इनविजिबल होती हैं. इस वजह से उनको मतलब जो है कि ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग इस्तेमाल करते हैं.
आगे देखें जरा डियर स्टूडेंट, हम यहाँ इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप अप्लाई करते हैं, वैक्यूम पंप यूज करते हैं, उसके अंदर वैक्यूम पंप लगा होता है जो प्रेशर को कम कर देता है। और कितना प्रेशर कम करता है? 0.01 टॉर। जी डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जनाब प्रेशर जो है इनसाइड द ट्यूब कितना होता है? ये है 0.01 टॉर। जी, उसके अलावा तीसरी और बड़ी अहम चीज वो है इलेक्ट्रिकल सोर्स, जो कि वोल्टेज का सोर्स है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और वोल्टेज वो हमारे पास किस रेंज में होता है? 5000 से लेके 10,000 वोल्ट्स तक। जी डियर स्टूडेंट्स, कितना होता है? 5000 से लेके 10,000 वोल्ट्स तक। उससे आगे चलते हैं। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन है दो चीजों के साथ। नंबर वन, लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी जितनी ज्यादा ट्यूब लेंथी होगी उतना ज्यादा हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा टू ऑब्जर्व कैथोड रेज, ठीक है, एंड पॉजिटिव रेज। डियर स्टूडेंट, एक और बात सुन लें। दूसरा, इसका ताल्लुक किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा प्रेशर रखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उतना ज्यादा हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ज्यादा हाई करना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, यह है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास कैथोड रेज का ये टॉपिक एफएससी की बुक के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर मौजूद है। अभी जरा मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टर है इसका, जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट पाथ। आप जानते हैं कि कैथोड सरफेस से ये रेज एमिट होती हैं और ये रेज ट्रेवल करती हैं ना स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेटली ये मूव करती हैं टुवर्ड्स द एनोड सरफेस। नंबर टू, चार्ज। अब चार्ज के दो हिस्से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन के कैथोड रेज के ऊपर चार्ज है। इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? कि जे पैरन ने क्या किया था, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा था और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनकी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुई तो ये डिफ्लेक्शन साबित करती है कि देयर मस्ट बी अ चार्ज ऑन देम, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। तो ये काम जे पैरन ने किया। जब इसने मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल किया तो तब जाके इसे पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। लेकिन चार्ज को डिटेक्ट किसने किया कि चार्ज की नेचर क्या है, चार्ज है कौन सा? इसे जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से गुजारा गया तो जे थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन को पता चला कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या है? क्यों? क्योंकि ये जो रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई थी। डियर स्टूडेंट, एक और बात जरा क्लियर कर लें कि अगर पार्टिकल क्या है आपके पास जो है नेगेटिवली चार्ज होगा तो डेफिनेटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली। अब देखें जरा, जब दो प्लेट्स अप्लाई की गई, क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डेफिनेटली जो कैथोड रेज हैं अगर वो नेगेटिवली चार्ज हैं तभी जाके वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई हैं। इनकी ये डिफ्लेक्शन साबित करती है कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज है। जी, उसके बाद देखें जरा, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो गैस रखी गई जिसे रेजिडुअल गैस कहते हैं, डियर स्टूडेंट ये बात याद रखनी है आपने कि जो नेचर ऑफ कैथोड रेज है वो इंडिपेंडेंट होती है टू द रेजिडुअल गैस या नेचर ऑफ गैस। अब जरा ध्यान से सुन लें उसकी वजह क्या है। असल में कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन बेसिक पार्ट हैं एवरी पार्टिकल का, एवरी एटम का। अब यहाँ अगर देखें कि हर एटम का ये बुनियादी हिस्सा है, इस वजह से ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस है कौन सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। डियर स्टूडेंट, इनके मजीद कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, उससे अगला कैरेक्टर हमारे पास है शैडो। जी, ऑब्वियसली ये इनके मतलब जो है कि वेव नेचर को जाहिर करता है, रेज की नेचर को जाहिर करता है। कैसे भला? कि जब इनके दरमियान ओपैक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, गैर शफाफ चीज जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। जब ओपैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाएगा तो डेफिनेटली ये उसका शैडो काज करेंगे ऑन द ऑपोजिट वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें मोमेंटम। अब जरा एक बात क्लियर कर लें, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पैडल के साथ जब ये टकराते हैं तो ये वहां पे मोमेंटम काज करते हैं, उस पैडल को ड्राइव कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात जरा गौर से सुने, इससे पहले हमने पढ़ा शैडो का मतलब जो है कि इनका इफेक्ट कि ये शैडो कॉज करते हैं, तो वो चीज जाहिर करती है कि दे आर वेव्स, रेज हैं ये। लेकिन अगर ये पैडल को ड्राइव कर रहे हैं
देन ये बात जाहिर होती है इससे कि दे कंटेन सम मैस, और डियर स्टूडेंट अगर इसका मैस है तो ये पार्टिकल नेचर है। इसका मतलब है ये दो वो प्रॉपर्टीज हैं जो पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जाहिर करती हैं, कैथोड रेज को जाहिर करती हैं। इससे आगे देखें जरा, हमारे पास है डियर स्टूडेंट एक्स रेज प्रोडक्शन। जब भी कभी आपके पास कैथोड रेज को हिट करवाया जाए हैवी एनोड की सरफेस से, तो ये उसके इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, जिसकी वजह से आखिरी या आप कह सकते हैं लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में होता है वो वहां से मूव करता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करता है। दोनों के दरमियान जो एनर्जी का गैप है उसके मुताबिक उसके बराबर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस या हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दीज वर कॉल्ड एक्स रेज। उन्हें बाद में क्या कहा गया? एक्स रेज कहा गया। देखें जरा, इसके बाद देखें जरा आयोनाइजिंग इफेक्ट, बिकॉज दे हैव नेगेटिव चार्ज। तो जब भी डियर स्टूडेंट ये गैस के साथ टकराएंगे तो उसमें से नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके गैस को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, मींस दैट कि गैस की आयोनाइजेशन कर देंगे। वेल डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी कैथोड रेज किसी रेजिडुअल गैस से टकराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के बाद उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। इसका मतलब है इन्होंने आयोनाइजेशन की है जी। उससे आगे चलते हैं रिड्यूसिंग इफेक्ट। देखें जरा डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होती हैं और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज के साथ टकराए तो उसको रिड्यूस कर देता है, और अगर उसे रिड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर केमिकल चेंज कॉज कर रहा है। तो ये रिड्यूसिंग इफेक्ट है इनका, ये इनकी रिड्यूसिंग नेचर है, ये इनका केमिकल चेंज मतलब जो है कि कॉज करने का तरीका है। इसके अलावा पेनिट्रेशन पावर, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि चूंकि हाई एनर्जी आपके पास ये पार्टिकल्स हैं, ये बात याद रखिएगा कि ये पार्टिकल काफी स्पीड के साथ मूव करते हैं, इस वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है। नॉर्मली याद रखिएगा कि अगर मैं ज्यादा कहूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से कंपैरिजन है। डियर स्टूडेंट वैसे ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि हमारे पास इनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में देखा जाए तो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होती है जी। इससे आगे चलते हैं ईएम रेशो। ईएम यानी चार्ज बाय मास रेशो, डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसे जे थॉमसन ने मतलब जो है कि क्या किया था, कैलकुलेट किया था। अब हम फर्दर टॉपिक के अंदर इसकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे, और ये जो रेशो थी वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज बाय मास रेशो के बराबर थी। इसी वजह से स्टोनी नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि को वर्कर था किसका वाला, जे थॉमसन का, तो इसने इसे नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, स्टोनी वर नेम्ड देम एज इलेक्ट्रॉन्स जी। उससे आगे चलते हैं, अब बारी आती है डियर स्टूडेंट प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज कहते हैं। अब एक और बात जरा गौर से सुन लीजिए, ये बात बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे को बड़ा क्लियर करना पड़ता है ये कि कुछ बच्चे समझते हैं जैसे कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज हैं तो उन्हें कैथोड रेज कहा जाता है, नेगेटिव मतलब रेज को, और कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि जो पॉजिटिव रेज होंगी उन्हें एनोड रेज कहेंगे। ऑब्वियसली गलत बात है डियर स्टूडेंट। कैसे? देखिए जरा, क्योंकि ये एनोड की सरफेस से प्रोड्यूस नहीं होती, और अगर ये एनोड की सरफेस से प्रोड्यूस होती तो डेफिनेटली हम इन्हें एनोड रेज कह सकते थे, लेकिन अभी ये किससे प्रोड्यूस होती हैं देखें जरा, बिकॉज दीज रेज नॉट प्रोड्यूस बाय द सरफेस ऑफ एनोड। तो कैसे प्रोड्यूस होती हैं देखें जरा, जब आपके पास इनकी प्रोडक्शन देखी जाती है तो अगर कभी देखा जाए कि जब आपके पास जो है एक्सपेरिमेंट किए गए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, तो आपके पास अर्विन गोल्डस्टाइन ने देखा कि यहाँ पे कैथोड रेज के साथ साथ कुछ ऐसी रेज भी थी जो कैथोड रेज के ऑपोजिट मूव कर रही थी और कैथोड की सरफेस के बैक पे फ्लोरेसेंस दे रही थी। तो उसने कहा कि देयर मस्ट बी सम अदर रेज देयर। उसने फिर बाद में देखा कि उसने फिर एक बात क्या बताई कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं रेजिडुअल गैस से तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो गैस ऑब्वियसली बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ देखें, अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने मौजूद हैं तो इनमें 2 तरह के नेचर के इलेक्ट्रॉन हैं। एक वो वाले हैं डियर स्टूडेंट जो हमने बम्बार्ड किए थे, और एक वो वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की 2 नेचर हैं। नंबर 1, पहली नेचर का इलेक्ट्रॉन वो है जो हमने कैथोड रेज की सूरत में किसके साथ हिट किया था, बम्बार्ड किया था, रेजिडुअल गैस के साथ, और दूसरे वो वाले हैं जो गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हुए हैं, वो वाले हैं, ये याद रखिएगा। उससे आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई उसके लिए रदरफोर्ड की सजेशन पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने जब देखा
कि जो एटॉमिक मास है वो इक्वल नहीं है सम ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। यहां देखें जरा, जब इन दोनों को सामने रखा गया तो इन दोनों का मास जो है एटॉमिक मास के बराबर नहीं था, और जब एटम को देखा गया, एटम ओवरऑल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे, न्यूट्रल तो था लेकिन मास उसका बैलेंस नहीं हो रहा था। फिर उसने कहा कि देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल व्हिच आर न्यूट्रल एज चार्ज बट हैविंग द मास इक्वल टू प्रोटॉन्स। उसने ये कहा कि कुछ ऐसे आपके पास पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर हैं जो क्या हैं, प्रोटॉन्स के बराबर मास रखते हैं, प्रोटॉन के तकरीबन बराबर मास रखते हैं, और साथ ही साथ ये बात भी आइडेंटिफाई की कि उनके ऊपर चार्ज जो है डियर स्टूडेंट कोई नहीं है, मतलब वो चार्ज लेस है, न्यूट्रल है। देखें जरा, बाद में इसी बात को, इसी सजेशन को सामने रखते हुए देखें जरा, अब ये बात देख लें कि जो आपके पास जेम्स चैडविक हैं, जेम्स चैडविक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो आपके पास देखें जरा, एक्सपेरिमेंट कौन सा है कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स, ये यस ऑफ कोर्स आपके पास हीलियम जो है उसके 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, उन्हें आप क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। व्हेन ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम टारगेट, तो इसने देखा कि कार्बन ब्लैक बना है और कार्बन ब्लैक के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स बने हैं जिनका चार्ज नहीं है। वो चार्ज कैसे पता चला, जब आपके पास इसने ये पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल्स थे ये, जब इसने टकराए किसके साथ, चार्ज डिटेक्टर के साथ, तो डियर स्टूडेंट चार्ज आपके पास जो है कि डिटेक्शन, जो आपके पास चार्ज डिटेक्टर था उसने उसके चार्ज को जीरो कंसिडर किया, जीरो मेजर किया, तो इट मींस दैट दे हैव नो चार्ज। उसके बाद देखें जरा, ये बात इससे भी साबित होती है कि हमारे पास जब कभी इन न्यूट्रॉन्स को इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है कि ये कभी भी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, इनका ये डिफ्लेक्ट ना करना भी ये जाहिर करता है कि दे हैव नो चार्ज। डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं, अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका डिके, कि न्यूट्रॉन डिके कैसे करता है। वेल डियर स्टूडेंट, देखें जरा, जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो वो एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, और क्या बनाता है, न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो चार्जलेस पार्टिकल है और मैसलेस पार्टिकल है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये स्पिन बैलेंसिंग के लिए होता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि फॉर व्हाट पर्पस न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, अगर आप इस बात को क्लियर कर लें, इस बात को समझ लें कि जो न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है, इनका मकसद न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके पास स्पिन बैलेंसिंग। क्या, स्पिन बैलेंसिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं कि ये पार्टिकल्स स्पिन बैलेंसिंग के लिए होते हैं जी। उससे आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसकी टाइप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं और फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं। ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी जो है क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो स्लो होते हैं, और जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन से हायर होती है, दीज आर कॉल्ड एज फास्ट न्यूट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें जरा, ये आयोनाइजेशन के हवाले से, क्या ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं, जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज थे, उन्होंने गैस को आयोनाइज किया, इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी, उन्होंने गैस को आयोनाइज किया। डियर स्टूडेंट, इनका आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये चार्जलेस हैं, नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से गैस को आयोनाइज भी कतन नहीं कर सकते जी। डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं। पेनिट्रेशन पावर, जी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, और यही वजह है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर अगर ज्यादा है, इसी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, उनको उस सर्कल से, उस न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर ना आने के लिए कंक्रीट की तकरीबन 8 to 10 फीट मोटी यानी थिकनेस की दीवार जो है बनाई जाती है, ताकि उससे पास ना सकें जी। इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कुछ फिट तक होती है। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ देखें ज़रा कि ये एक्सपेल कर देते हैं किसको वाला, आपके पास अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, प्रोटॉन्स को, ये प्रोटॉन्स जो है उनको एक्सपेल कर देते हैं फ्रॉम पेपर, सेलुलोज, पैराफिन, वाटर, एंड देन दे कैन मेक, यहाँ पे क्या बनाएंगे, जनरेट करेंगे ये क्या वाला, मॉलिक्यूलर एनाइंस। इसीलिए वहाँ वो टॉपिक में कहा जाता था कि मॉलिक्यूलर एनाइंस बनाना इंतहाई मुश्किल है। इससे आगे देखें ज़रा कि हमारे पास जब ये यहाँ पे प्रोटॉन निकाल देंगे किसी मॉलिक्यूल से, किसी मतलब कंपाउंड से, किसी एटम से, तो डेफिनेटली प्रोटॉन के निकलने के बाद उसकी नेचर बदल जाएगी। अगर लेट से कि किसी एक एटम से, फर्ज कर लें
कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलता है, तो डियर स्टूडेंट उसका प्रोटॉन अगर कम होता है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है मजीद कम हो जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर कॉपर कॉपर नहीं रहता, क्या बन जाता है? कोबाल्ट। और अगर एक प्रोटॉन ऐड हो जाए तो फिर भी कॉपर कॉपर नहीं रहता, क्या बन जाता है? जिंक। इसका मतलब है कि ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एलिमेंट की आप क्या हो रही है, एलिमेंट एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रही है। इसकी मजीद मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें जरा कि हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स, इसके बारे में अक्सर एक एमसीक्यू आता है कि ये कौन से न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियर फिशन के अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वो कौन से वाले हैं डियर स्टूडेंट, आप यहाँ क्लियर कर लें कि स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आर वेरी यूजफुल इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, अगर वो पूछ ले आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूट्रॉन्स, अब वो आपसे कह दे कि स्लो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी ये है जो कि होती है, और फास्ट की ये है जो हो वो आपको बताई जाए करेक्ट है, डिके की इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी जाए, और डेल्टा पे वो आपसे कह दे कि क्या बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहे हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर नहीं डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। यहाँ देखें जरा, मैं एक आपके पास इसका न्यूक्लियर इफेक्ट पढ़ता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ता हूँ। यहाँ देखें कि अगर न्यूट्रॉन जो है उसको ऐड किया जाए कॉपर में, तो कॉपर के अंदर न्यूट्रॉन के ऐड होने से उसका एटॉमिक मास बढ़ जाता है और कॉपर रेडियो एक्टिव कॉपर के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट। पहला स्टेप ये है। और साथ इसके क्या एमिट होती हैं डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि गैमा रेज जो है एमिट होती हैं जब कभी एक न्यूट्रॉन को कॉपर के अंदर एमिट किया जाए और रेडियो एक्टिव कॉपर बनाया जाए, तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स गैमा रेज एमिट होती हैं। अगले स्टेप पे अगर लेट से कि अगर कॉपर 66 को देखा जाए जो कि रेडियो एक्टिव है, ये क्या करेगा? ये जिंक और आप जिंक के अंदर कन्वर्ट होगा कब भला? जब ये एक बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जरा, एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई, और अगर प्रोटॉन बढ़ा है तो कॉपर में प्रोटॉन पहले कितने थे? 29, अब कितने हो गए? 30। तो आपके पास क्या बना? 30। अगर हम देखें तो 30 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है? जिंक है। अब इससे आगे देखें जरा कि इससे आगे अगर हम मेजरमेंट करते हैं E/m की, यानी चार्ज बाय मास रेशो की मेजरमेंट करते हैं, तो ये मेजरमेंट डियर स्टूडेंट किसने की? जे थॉमसन ने। ये मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के अंदर भी बता रहा था। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के बराबर थी, इसी वजह से स्टोनी जो कि जे थॉमसन का कोवर्कर था, इसने इसे इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इसकी जो E/m है अक्सर पूछी जाती है कि इसकी वैल्यू क्या है। एमसीक्यू है 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर केजी। अब ये यहाँ पे कूलम पर केजी होना है डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा? 1.7588 × 10⁻, क्या होगा? 11। और क्या होगा? कूलम में। चार्ज क्या होगा? कूलम में। डियर स्टूडेंट इससे आगे एक इंतहाई अहम टॉपिक क्या है? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसमें हमने ये डिस्कस करना है कि 1909 में ऑयल ड्रॉप के जरिए से किस तरह से चार्ज जो है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंफर्म हुआ, मैयर हुआ। देखें जरा, इसने एक मेटालिक चैम्बर को इस्तेमाल किया जिसमें उसने ऑयल ड्रॉप के जरिए से क्या किया? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या किया? डिटेक्ट किया, कैलकुलेट किया। इस जो मेटालिक चैम्बर है इसके कितने हिस्से थे? एक इसमें ऑयल एटोमाइजर था, ग्रेजुएटेड माइक्रोस्कोप थी। जी, जो ग्रेजुएटेड माइक्रोस्कोप है इसने क्या मालूम करनी है? वेलोसिटीज मालूम करनी है, और ये जो चीज़ है, और साथ ही साथ ऑब्जर्व करनी है क्या भला? ऑयल ड्रॉप की मूवमेंट। और उसके अलावा एक्सरे विंडो है जिसके जरिए से हम एक्सरेज फॉल करवा के जो रेजिडुअल गैस इसके अंदर मौजूद थी उसको क्या करेंगे? आयनाइज करेंगे। इलेक्ट्रिकल सोर्स है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या है डियर स्टूडेंट? नेगेटिव। देखिए जरा, इससे अगर हम आगे चलें तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम इसे फ्री मूव करवाएंगे विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो वो अपने वजन की वजह से, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से नीचे मूव करेगा। तो इसकी ये वेलोसिटी इसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन ये याद रहे कि उस वक्त इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम अब जो यहाँ पे मौजूद रेजिडुअल गैस थी उसको आयनाइज करेंगे,
और आयोनाइज करने के बाद आप देखें डेफिनेटली फिर से एक्सरेज अगर फॉल करवाई तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, रेजिडुअल गैस पॉजिटिव चार्ज हो गई। एक और बात, अब यही वाले इलेक्ट्रॉन जो कि मेटेलिक चैम्बर के अंदर मौजूद है, बाहर तो नहीं गए, अब उनमें से एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के ऊपर आ जाते हैं, तो ऑयल ड्रॉप बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं, और नीचे वाली प्लेट चूंकि नेगेटिव है और ऑयल भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। अब ये ऑयल ड्रॉप ऊपर की जाने मूव करेगा और अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगा, तो ये आपके पास जो है कि रिलेशन होगा। दोनों रिलेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये आपके सामने सूरत हाल होती है। इसके जरिए से जब देखा गया तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो था, जो कि ऑयल ड्रॉप पे था, ऑब्वियसली इट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना था, -1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ये तो वेरी क्लोज टू द नियर, ये क्या है, वेरी क्लोज टू द मॉडर्न कैलकुलेटेड वैल्यू, और वो कितनी है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसकी मतलब जो है कि इसके अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एक्सपेरिमेंट आपके सामने है कि इसने पोलोनियम, प्रोएक्टिनम, नेपच्यूनियम या कोई भी और आपके पास थोरियम हो सकता है या कोई भी रेडियो एक्टिव मेटल हो सकती है, उसको प्लेस किया यहाँ पे लेड ब्लॉक के अंदर। अब लेड ब्लॉक के अंदर क्यों पुट किया, ताकि बाकी डायरेक्शंस में ये रेज एमिट ना हो, ये रेज यानी अल्फा पार्टिकल जो हैं ये क्या हो, डायरेक्टली गोल्ड फॉयल के ऊपर टकराएं जो इसके सामने थी। अब देखिए जरा, गोल्ड फॉयल जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई उसकी थिकनेस कितनी है डियर स्टूडेंट, ये अक्सर एमसीक्यू आता है, 0.00004 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इससे आगे चलते हैं तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन सामने आई। देखें जरा, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मूव, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनडिफ्लेक्टेड, ये मूव कर गए, पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, तो यहां इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इट मींस दैट कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। और बाद में ये बताया गया कि वहां मतलब एटम का वो हिस्सा जो कि एम्प्टी है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और वो क्या है, ऑर्बिट्स की शक्ल में, बाद में इन्हें डिफाइन किया गया। ये देखें जरा, अब आपके पास जो है पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ पार्टिकल्स जो है ग्लांसिंग एंगल्स पे, लार्जर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। इस बात ने यह साबित किया कि यहाँ कोई हैवी सेंटर है जिसके साथ ये पार्टिकल टकराए हैं, और बाद में इसी हैवी सेंटर को न्यूक्लियस जो है इसका नाम दिया गया डियर स्टूडेंट। इससे आगे देखें, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ ऐसे पार्टिकल थे, फ्यू ऑफ देम, ठीक है, वो क्या थे, रीबाउंस बैक हुए। क्या हुए, रीबाउंस बैक। अब इससे साबित होता है कि जो हैवी सेंटर था न्यूक्लियस, इसके ऊपर और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या था, सिमिलर, ठीक है, इस वजह से रिपेल हुए और रीबाउंस बैक हो गए। तो इसका मतलब है यहां से कंफर्म हुआ कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम के जो आपके पास है यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स यूज किए थे वो ये थे, हीलियम के 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई। इससे आगे देखें जरा, ये ऑब्जर्वेशन थी और रिजल्ट आपके सामने थे। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, आपके पास जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन की, और इसके जरिए से हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है मिली। अब यहाँ दो हमारे मतलब जो रदरफोर्ड है उससे हमें 2 इख्तलाफात हैं, यानी उसके मॉडल से हम उसके मॉडल में 2 डिफेक्ट्स जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि वो अपने वेलोसिटी चेंज कर रहा है और एनर्जी एमिट कर रहा है कंटिन्यूसली। और अगर ऐसा करेगा डियर स्टूडेंट, तो ये तो बार बार करीब मतलब आता जाएगा न्यूक्लियस के, और जैसे जैसे करीब आएगा एक टाइम ऐसा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इस तरह से तो मैटर कोलैप्स हो जाएगा। एटम स्टेबिलिटी को, एटॉमिक स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 2, अगर जैसे कि हम बोहर की बात मान लें, और सॉरी रदरफोर्ड की बात मान लें, तो रदरफोर्ड ने जो कहा कि क्या कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं, तो इन्हें तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एटम क्या कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। यहां देखें जरा, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलता। तो ये 2 डिफेक्ट्स थे किसके वाला, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अब हम बढ़ते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की जानिब, और उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें जरा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये हमारे पास काफी मॉडर्न क्या था, एटॉमिक मॉडल था, जिसने हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझने में काफी हेल्प किया।
अब यहाँ सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, इनको पॉइंट्स के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ रहता है, एक ही ऑर्बिट के अंदर रहता है। पहले तो ये कहा इसने, बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन, ठीक है, क्या कांस्टेंट, फिक्स रहती है। इसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, फिक्स, और कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब कभी एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा, या फिर क्या करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में जंप करेगा, ये दो क्या होंगी, ट्रांजिशंस होंगी, तो उनके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास यहाँ कह सकते हैं चेंज आएगा, किसका वाला, एनर्जी का। और ये चेंज जो है किसकी सूरत में आएगा, यहाँ देखें एच म्यू की सूरत में, यानी रेडिएशंस। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लोअर एनर्जी से हायर में जा रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है तो रेडिएशन एमिट करेगा। तो अब अगर देखा जाए तो इसका ये कॉन्सेप्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ देखें जरा कि हमारे पास जो ये है एनर्जी है उसका ताल्लुक किससे है, फ्रीक्वेंसी से है। एक और बात सुन लें जरा कि अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते हैं तो वो बनती है c/λ, तो दूसरा रिलेशन ये बनता है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, लैम्डा यानी वेवलेंथ के साथ। यहाँ एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। और डियर स्टूडेंट एक और बात, अगर इन दोनों को, चूंकि ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ अगर देखा जाए तो एनर्जी जो है रेडिएशन की वो वेव नंबर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो तीन रिलेशंस यहाँ पे प्लैंक्स थ्योरी में हमने पढ़े। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक है। नंबर 2 वेवलेंथ के साथ एनर्जी ऑफ द रेडिएशन का ताल्लुक इनवर्स है। नंबर 3 वेव नंबर के साथ इसका ताल्लुक क्या है, डायरेक्ट है। ये तीनों एमसीक्यू आपने याद रखने हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हम दोबारा उसी की तरफ आते हैं जहां से हमने बात खत्म की थी। यहाँ देखें जरा, लेकिन अब ये जो आपके पास आया है, फर्क आया है, वो आपके पास क्यों आया है, क्योंकि एनर्जी का चेंज आया, दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब ये याद रखिएगा कि किसी भी nth ऑर्बिट में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को इस इक्वेशन के जरिए से कैलकुलेट किया जाता है nth ऑर्बिट में। इसकी वैल्यू जूल के अंदर अगर कोई आपसे डियर स्टूडेंट्स पूछ ले, जी ये याद रखिएगा, अगर कोई डियर स्टूडेंट आपसे पूछ ले कि जूल के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू होगी -2.178 × 10⁻⁻18 जूल। और फर्स्ट शेल के लिए यही रहेगी, लेकिन बाकी शेल्स के लिए डिवाइडेड बाय n² होगी। और इसकी वैल्यू अगर किलो जूल पर मोल में लें तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, किलो जूल पर मोल में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसी वैल्यू को पर मोल वैल्यू यानी 6.02 × 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और किलो के लिए डिवाइड किया जाएगा 1000 से, और आपके पास वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल में -1313.31 यानी 1313.31 किलो जूल पर मोल। आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है कि यही वो वैल्यू है जो कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है पहले शेल के अंदर रहने के लिए। डियर स्टूडेंट, अगर उसी इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना हो तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसी के बराबर, और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट पे चला जाएगा, दोबारा इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज। अब चूंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आने के लिए कितनी एनर्जी एमिट कर चुका है, -1313.31 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए उसे। अब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बन जाएगी, +1313.31 किलो जूल पर मोल। फर्क क्या होगा, उस वक्त एनर्जी एमिट हो रही थी लेकिन आयोनाइज करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इससे आगे देखते हैं, हमारे पास रेडियस अगर कैलकुलेट करना चाहें nth ऑर्बिट का तो उसके लिए फॉर्मूला आपके सामने है, ये कैलकुलेशन आपकी बुक के अंदर मौजूद है। और ये याद रखिएगा कि इसका n के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। उसके बाद है रेडियस, अगर हम ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम बनता है। वेल डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट शेल का न्यूक्लियस से, फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से फासला है। हाँ, अगर दूसरे किसी शेल के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करते जाएंगे और जवाब आता जाएगा। यहाँ एक एमसीक्यू जो है आपके सामने मौजूद है कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो ये क्या हो रहा है, इससे डिक्रीज हो रहा है, उस तरफ डिक्रीज कर रहा है। यानी ये सबसे ज्यादा किसके लिए, पहले दो ऑर्बिट्स के लिए, उसके बाद दूसरे और तीसरे के लिए कम है, एंड सो ऑन। तो एनर्जी जो है
एनर्जी का रिलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जबकि रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा, रेडियस का डिफरेंस इंक्रीज करेगा। दोनों में एक ताल्लुक है और दोनों में एक, यहाँ देखिए जरा, एक के अंदर जो है इंक्रीज कर रहा है और एक के अंदर डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपने बड़े अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? द विजुअल डिस्प्ले ऑफ द विजिबल लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो 7 कंपोनेंट लाइट्स के ऊपर जो है कंसिस्ट कर रही होती है, और उसके अंदर आपके पास जो है क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और जानते हैं आप ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है डियर स्टूडेंट, जिसे हम वेबग्योर के नाम से याद करते हैं। जब हम विजिबल लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से तो हमें वही वेबग्योर हासिल हो जाता है, यानी 7 कंपोनेंट्स लाइट्स हासिल हो जाती हैं, और हर लाइन को हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। देखें जरा, इसी तरह का स्पेक्ट्रम जब हाइड्रोजन के लिए बनाया जाता है, ये एक बात जरा गौर से सुन लें कि जो स्पेक्ट्रम की असल वजह है वो है डायफ्रैक्शन और बेंडिंग, और वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। अगर किसी चीज की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो डेफिनेटली, अगर किसी चीज की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो उसके डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। अच्छा, एक और बात सुने जरा, अगर डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, तो पहले ना हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि स्पेक्ट्रम की टोटल टाइप्स कितनी। एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम डियर स्टूडेंट, यहाँ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही होती है, यहाँ वेवलेंथ्स आपस में डिफ्यूज हो रही होती हैं, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में गैप ऑफ एनर्जी होता है, गैप होता है दो, मतलब जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते। उसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रम की आगे 2 तरह की मतलब जो है कि टाइप्स हैं। एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, जिसमें मैटर क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और जहां जहां एब्जॉर्प्शन होती है ऑब्वियसली डार्क लाइन जाहिर होती है। तो ये आपके पास जो स्पेक्ट्रम आपको नजर आएगा वो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ डार्क लाइंस की सूरत में नजर आएगा। हाँ जी। दूसरा क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। यहां अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक सब्सटेंस को जब वॉलेटाइलाइज किया जाता है तो वो कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब करेगा जहां जहां एब्जॉर्ब की, और बाकियों को क्या करेगा, एमिट करेगा। जहां एब्जॉर्ब किया वो तो आपको पता है कि जनाब वो क्या है, डार्क लाइंस हैं, लेकिन जहां से एमिट करेगा वो क्या है, ब्राइट लाइंस। इस सूरत में ज्यादा हिस्सा बैकग्राउंड की सूरत में क्या होगा, डार्क, लेकिन एमिशन जहां जहां से हो रही है वो लाइंस जो है वो क्या होंगी, ब्राइट होंगी, वो पार्ट्स जो है क्या होंगे, ब्राइट। इस तरह से जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पास लाइट या ब्राइट क्या होंगे, बैंड्स नजर आएंगे आपको विद डार्क बैकग्राउंड, ये याद रखिएगा। इससे आगे देखें जरा, हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं तो ब्लू लाइट आप जानते हैं नजर आती है। उसको जब गुजारा जाता है हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोमीटर से या प्रिज्म से, तो आपके पास ये 5 तरह की सीरीज नजर आती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। ये बात आपने याद रखनी है कि एन जो 1 है लाइमन सीरीज के लिए वो है 1, बामर के लिए N1 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी डी एक्साइट होगा कहाँ आएगा, 1 में, अगर वो लाइमन सीरीज बना रहा है। अगर वो आ रहा है 2 में तो फिर क्या बनाएगा, बामर सीरीज। अगर 3 में आ रहा है तो क्या बनाएगा, पेस्टन सीरीज। और अगर कम बैक टू द 4th तो देन इट फॉर्म ब्रैकेट सीरीज। और अगर वो आ रहा है 5th शेल के अंदर डी एक्साइट होके तो फिर वो बनाएगा फंड सीरीज। डियर स्टूडेंट, एक बात और क्लियर कर लें क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि पहली जो सीरीज है लाइमन सीरीज ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है, दूसरी विजिबल रीजन के अंदर, और तीसरी आईआर के अंदर जो है फॉल करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। अब यहां देखें जरा, हमारे पास अगर कोई हमसे कह दे कि द लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज इज इन। अब बामर सीरीज शुरू कहां से हो रहा है, जहां बामर सीरीज है वो सारी की सारी विजिबल है, तो इसकी लिमिटिंग लाइन कहां होगी, इससे ऊपर, और वो क्या है, यूवी। ठीक हो गया ना। अब इससे आगे देखें जरा, अगर लेट्स से कि हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पेक्ट्रम यहाँ के अलावा जो स्पेक्ट्रा है वो बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है। मैं ज़रा आपको फ्रीक्वेंसी के हवाले से एक ट्रिक बताना चाहता हूँ क्योंकि उससे बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर होंगे। यहाँ देखें, जब स्पेक्ट्रा की हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल जो स्पेक्ट्रा हैं उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या बोला, राशिद मिन्हास, क्या, राशिद मिन्हास यूजिंग हिज एक्सरे गन, ठीक है, इन वेन यूजिंग हिज एक्सरे गन। दोबारा से सुन लें, राशिद मिन्हास इन वेन यूजिंग हिज एक्सरे गन। क्या, राशिद मिन्हास
इन वेन यूजिंग हिज एक्सरे गन। अब जरा ध्यान से सुन लें, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। राशिद मिनहास जो है आर के लिए रिप्रेजेंट है, आर फॉर रेडियो वेव्स, ठीक है। इन वेन आई है, IR यानी आपके पास इंफ्रा रेड रेडिएशंस। अब उसके बाद क्या है, इन वेन आ गया, वेन मेन आपके पास जो है, अगर आप कहते हैं वो क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रा है, V फॉर विजिबल और V फॉर वेन। उसके बाद क्या है, यूजिंग, ठीक है ना, इन वेन यूजिंग, यूजिंग फॉर आपके पास अल्ट्रा वायलेट, क्या है, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद देखें जरा, एक्सरे गन, एक्सरेज, एंड देन क्या है, गन फॉर गैमा रेज, और लास्ट पे आपने वैसे याद रख लेना है कॉस्मिक रेज, क्या, कॉस्मिक रेज। अब देखें जरा, रेडियो वेव्स सबसे पहले, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल, उसके बाद क्या है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और उसके बाद क्या था, आप कह सकते हैं गैमा रेडिएशंस, एंड देन कॉस्मिक रेज। तो इस तरह से आपके पास ये स्पेक्ट्रा पूरा हो जाएगा, आपने याद रखना है। और एक और बात सुन लें जरा, कि जब हम रेडियो वेव से किस तरफ आ रहे हैं, कॉस्मिक रेज की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और अगर कॉस्मिक रेज से किस तरफ आ रहे हैं, रेडियो वेव्स की तरफ, तो याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, इससे आगे देखें जरा, अगर हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो हमारे पास 4 डिफेक्ट्स हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल के। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि सिर्फ ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी यूनिट इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक इलेक्ट्रॉन के एटम को एक्सप्लेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मॉडल है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो तो ये एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 2, इट्स अ फ्लैट मॉडल, ये एक फ्लैट मॉडल है, 3 डायमेंशनल मॉडल को एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 3, स्पेक्ट्रल लाइंस के कॉन्सेप्ट को, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता। और नंबर 4 कि हमारे पास जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। जीमैन इफेक्ट क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस आफ्टर पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट क्या है, the splitting of the spectral lines after passing through electrical field, it is called stark effect। इन दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करता। इस वजह से हम मतलब जो है कि इन चारों पॉइंट्स को इसके डिफेक्ट्स के तौर पे याद रखते हैं। डियर स्टूडेंट, उससे बाद देखें जरा, हमारा जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड एक्सरेज। अब एक्सरेज कैसे बनती हैं, जब आप हाई एनर्जी जो आपके पास क्या है, या आप कह सकते हैं वेरी फास्ट जो क्या है, कैथोड रेज हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हेन दे आर बम्बार्डेड टू दी हैवी मेटल एनोड सरफेस, तो क्या होता है, ये आपके पास क्या करते हैं, यहां मैंने आपको उस वक्त भी बताया जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था कि डियर स्टूडेंट, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर देते हैं, इनर को, उससे ऊपर वाले को, उससे ऊपर वाले को। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है के शेल से, तो जो सीरीज बनती है दिस इज कॉल्ड के सीरीज, और आउटर मोस्ट शेल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वहां आता है। तो जितना ज्यादा गैप ऑफ एनर्जी होगा उतनी ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन एमिट होगी। इसीलिए हमने कहा कि हैवी मेटल एनोड सरफेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा, शेल मतलब ज्यादा होंगे, गैप ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा, तो आपके पास एनर्जी जो निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रही है, हाई एनर्जी की होगी। अच्छा, अगर यही निकले एल शेल से, तो ऑब्वियसली एल का और आउटर मोस्ट का फासला कम है एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट शेल एंड के शेल। तो जितना फासला कम हो जाएगा, एनर्जी की रेडिएशन उतनी यानी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होती है तो आपके पास वेवलेंथ बढ़ जाती है। ये याद रखिएगा कि के सीरीज जो है शॉर्टर वेवलेंथ की होती है, जबकि एल सीरीज क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे एक्सरेज मतलब बनती हैं तो उनको ये सारी डायरेक्शन में फैल जाती हैं, लेकिन यूजफुल पर्पसेस के लिए सिर्फ एक खास डायरेक्शन में इन्हें एल्यूमिनियम विंडो के जरिए से पास किया जाता है। एल्यूमिनियम विंडो के जरिए से इसे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और इनके एनालिसिस के लिए पोटेशियम फेरोसायनेट K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसायनेट वो क्रिस्टल हैं जिसके जरिए से हम एक्सरेज का एनालिसिस करते हैं। डियर स्टूडेंट, मोज़लेज लॉ, क्योंकि ये काम सारा मोज़ले ने किया, तो मोज़ले ने बताया कि मोज़लेज लॉ क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो स्क्वायर रूट है किसका वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू A into Z minus B, where A is proportionality constant and B is shielding constant, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग इफेक्ट का कांस्टेंट है। अब अगर इसको मतलब जो है कि सॉल्व किया जाए, सिंपलीफाई किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है। अक्सर हमारे सिलेबस में ये बात है तो नहीं, लेकिन अक्सर ये ग्राफ पूछ लिया जाता है कि इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो चूंकि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके सामने आएगा डियर स्टूडेंट्स, और ये ग्राफ आपके सामने होगा। ठीक है, आपसे डिफरेंट तरह के ग्राफ यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा वो ग्राफ इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन को जाहिर करेगा।
मोज़ेले ने पूरे एक साल यानी 1913 से लेकर 1914 तक काम किया और 38 एलिमेंट्स जो है उनको एक्सपेरिमेंट से गुजारा। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक थे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, एल्यूमिनियम से लेके गोल्ड तक के तमाम एलिमेंट्स को इसने क्या किया, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट से गुजारा। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था एक्सपेरिमेंट जो कि एक्सरेज से मुतालिक था। अभी हम नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी है नेचर मैटर की, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें ज़रा, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जो कि डी ब्रॉगलीज का कॉन्सेप्ट था। और डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन शो की, इक्वेशन पेश क्या की थी कि वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाय mc वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है कि क्या वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसे याद कर लें, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। यूनिट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। अच्छा, उसके बाद देखें ज़रा एक और अहम एमसीक्यू, वो क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है उनके लिए अप्लाई होती है और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास वेव पार्टिकल नेचर। अब हम चलते हैं ज़रा इधर इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन की तरफ कि जो वेव पार्टिकल नेचर है ये तो जस्ट एक थ्योरी डेवलप की थी, एक इक्वेशन दी थी मैथमेटिकल, किसने बोला, डी ब्रॉगली ने। लेकिन लेटर ऑन डेविड और जर्मन नाम के 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास, जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स को टकराया निकल क्रिस्टल्स के साथ और उनकी डायफ्रैक्शन शो की। जब उन्होंने डायफ्रैक्शन शो की तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल्स कंसिडर होते थे और डायफ्रैक्शन तो वेव नेचर को जाहिर करती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो हैं ही, साथ ही उनकी क्या है डियर स्टूडेंट्स, वेव नेचर भी है। तो ये एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है या कोई भी फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या होंगे, वो हमारे पास वेव पार्टिकल नेचर रखेंगे। एक बात और ज़रा क्लियर कर लें कि ये नेचर कब स्टार्ट होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये याद रखिएगा कि उसकी स्पीड जब क्या हो जाए, अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो तब जाके ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि मैटर और एनर्जी की कन्वर्जन जो है वो चलती है। और इस इक्वेशन के अंदर आइंस्टाइन इक्वेशन का भी किरदार है। जी, उससे आगे चलते हैं कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि ये मतलब जो है कि जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बजा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखते हैं। फिर इनको ये एक्सपेरिमेंट करने पे नोबेल प्राइज दिया गया, जबकि डी ब्रॉगली को जो कॉन्सेप्ट था डुअलिटी का उसे एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। डियर स्टूडेंट, हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक और द फाइनल वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यूज, ये हमारे पास टेस्ट है क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, देखें जरा, अब जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट था उसके बाद हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट आया और हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि जो डेल्टा एक्स है इंटू डेल्टा पी है, ये अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट तो यहाँ पे ज़रा गौर से सुन लें, ये क्या है, लार्जर देन है और ग्रेटर देन है, किससे भला, h/4 पाई से। अब देखें ज़रा कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और ये बराबर हैं किसके, कांस्टेंट के। डियर स्टूडेंट, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो तो दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बोहर के मुताबिक याद रखिएगा कि बोहर ये कहता है कि पोजीशन को और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को किसी भी पोजीशन पे किसी भी जगह पे बड़े आसानी के साथ विद फुल सर्टेनिटी, मतलब बगैर किसी शक व शुबे के, ठीक है, फुल किसके साथ, यकीनियत के साथ आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब डी ब्रॉगली इस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हुआ, प्लैंक्स थ्योरी आई, तो उस वक्त इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास दोनों को एक ही टाइम पे एक्सप्लेन करना इंतहाई क्या है, मुश्किल है। अब ये बात जरा गौर से सुन लें, अब इसकी वजह क्या है, क्यों मुश्किल है, मैं अभी जरा एलैबोरेट करता हूं, पहले सुन लें कि जब हम क्या करते हैं, पोजीशन को सर्टेन करते हैं तो क्या हो जाता है, मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है, और जब मोमेंटम को सर्टेन किया जाता है तो पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। डियर स्टूडेंट, देखें जरा, अगर लेट से कि हम क्या करते हैं, पोजीशन मोमेंटम को क्या करते हैं, सर्टेन, विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं
और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। अब मोमेंटम तो कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन क्या विजिबल लाइट के जरिए से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी आपके पास जो है विजिबल लाइट उस तो वो तो किस ऑब्जेक्ट को देख सकती है जो ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो उससे कहीं छोटा है, इसका मतलब है वो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती। अब दूसरी चीज, लेट्स से कि हम क्या करते हैं, अब एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होता है, जरा होना है, जरा ध्यान से सुने। अगर एक्सरेज जो है डियर स्टूडेंट, उसके जरिए से हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से टकराए तो पोजीशन तो फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है, जबकि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन वो उसको मालूम किया जा सकता है उसकी पोजीशन को। अगर एक बात और सुन लें जरा डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे ऐसा करें तो यहाँ देखें आपके पास क्या होगा, ये एक्सरेज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बहुत ज्यादा है, और ये क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और अगर ये बढ़ाएगा वेलोसिटी को तो मोमेंटम यानी mv ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और डियर स्टूडेंट अगर ऐसा होता है तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है। इसलिए एक और बात जरा गौर से सुन लें, जब कभी आपके पास एक्सरेज टकराती हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज कॉम्पटन्स इफेक्ट। क्या? कॉम्पटन्स इफेक्ट, ये याद रखना है आपने। उससे आगे चलते हैं। अब ये था क्या वाला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिस अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि विच मॉडल ऑफ एन एटम या विच कॉन्सेप्ट इज कंट्राडिक्टेड टू द बोहर्स थ्योरी, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहे, वो आपसे प्लैंक्स थ्योरी कहे, वो आपसे क्या कहे, श्रोडिंगर कॉन्सेप्ट, तो ये तीनों नहीं होंगे। अगर कहे हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग का और किसका, बोहर का कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है, क्योंकि बोहर कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक पॉइंट पे किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे, एक ही टाइम पे मालूम किया जा सकता है, जबकि हाइजेनबर्ग कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन विद फुल सर्टेनिटी एट द सेम टाइम। अच्छा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन यहां देखें, अब इसी कॉन्सेप्ट को चूंकि यहां देखें जरा, जब हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट आया, अब ये कहना कि एटम के पोजीशन और मोमेंटम को मालूम करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर एटम के बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? उसके लिए फिर हमें जरूरत थी कि हम कोई ऐसा मॉडल पेश करें या कोई ऐसी थ्योरी हो, एक ऐसी इक्वेशन हो जो बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, जस्टिफाई कर सके। उसके लिए तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, मतलब अटेम्प्ट लिया, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर एंड डिरैक। अब याद रखिएगा कि इनमें से डिरैक और हाइजेनबर्ग मतलब जो है कि काम ना कर सके, लेकिन जो श्रोडिंगर है उसने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जिसके मुताबिक 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन को कहीं भी किसी भी जगह पे उसकी मतलब फुल सर्टेनिटी के साथ पोजीशन और मोमेंटम को तो एक टाइम पे मालूम करने का नहीं कहा उसने, लेकिन उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात किसी खास रीजन में क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम यानी 95%, एंड दिस एरिया, दिस वॉल्यूम, दिस रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, जो 3 डायमेंशनल स्पेस थी अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम यानी अप टू 95%, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। बाद में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया, और उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वांटम नंबर्स आए। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं, ये आपके पास जरा गौर से सुन लें, ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है किसका, ये न्यूमेरिक सॉल्यूशन है किसका वाला, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो हमें बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने में मदद देता है। देखें हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ढेरों सारे एमसीक्यूज आप देख रहे हैं, थोड़े से मतलब टॉपिक के अंदर छोटे से टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सुने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, हाउ मच डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने फासले पे मौजूद है, ये हमें कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यूज नॉन जीरो होंगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। पहले शेल के लिए फर्स्ट वैल्यू होगी यानी 1 के आप उसे कहेंगे, दूसरे यानी एल शेल के लिए सेकंड यानी 2 वैल्यू होगी एंड सो ऑन। उससे आगे देखें जरा, अब डिस्टेंस ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या था, 0.529, ठीक है, एंगस्ट्रॉम इनटू डियर स्टूडेंट्स क्या था, n स्क्वायर। आप यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, डिस्टेंस आता जाएगा। उसके बाद देखें एनर्जी, आप जानते हैं ये वैल्यू हमने भी कैलकुलेट की थी, -1313.31 किलो जूल पर मोल थी, और डिवाइडेड बाय क्या था, n। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल के अंदर मौजूद जो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है,
और एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जी डियर स्टूडेंट, उससे आगे देखें जरा, वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है किससे, mv/r जो है nh/2 के जरिए से। एंगुलर वेलोसिटी है किसी इलेक्ट्रॉन की, हम किसी खास मतलब जो है कि शेल के लिए इसे मालूम कर सकते हैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है, वो है 2n²। 2n² इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। लेकिन ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि ये सिर्फ और सिर्फ फोर्थ शेल जो है उस तक एप्लीकेबल है, उससे ऑनवर्ड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फोर्थ से आगे जाते हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं रहता। उससे आगे चलें, एजिमुथल क्वांटम नंबर डियर स्टूडेंट ये हमें क्या बताता है, नंबर 1 शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब देखें शेप ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं कि एस जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, पी डम्बल शेप के होते हैं, डी और एफ कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं। डियर स्टूडेंट एक और बात याद रखिए कि डी जो है उसके 5 ऑर्बिटल हैं, हमारे पास एफ के 7 ऑर्बिटल हैं, पी के 3 ऑर्बिटल हैं और एस के आपके पास क्या हैं, एक कोई ऑर्बिटल नहीं होता, मजीद एक ही वही ऑर्बिटल है। अगर एल की बात की जाए, एल की वैल्यूज यहाँ पे लिखी जाए तो इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1, इसके लिए क्या होती है, डी के लिए जो है अगर मैं कहूँ डी के लिए तो ये होगी 2 और एफ के लिए क्या होगी 3। अब ये याद रखिएगा ये हमारे पास जो है एल की वैल्यूज हैं जो कि एस पी डी और एफ के लिए हैं। डियर स्टूडेंट ये जो एस पी डी और एफ हैं ये स्पेक्ट्रल सीरीज के टर्म्स के मतलब जो है कि क्या है सिंबल्स हैं। जैसे एस फॉर शार्प होता है, पी फॉर प्रिंसिपल होता है, डी फॉर डिफ्यूज होता है, एफ फॉर फंडामेंटल होता है। उससे आगे देखें जरा, हमारे पास ये 4 तरह के सबशेल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रल टर्म्स के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं किसी मतलब जो है कि किसके अंदर, सब शेल के अंदर, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि आप कहें कि पी के अंदर तो 2 × 1 क्या हुआ 2 + 1 क्या हुआ 3 3 × 2 क्या हुआ 6। तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। तो डेफिनेटली इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे m के साथ जाहिर किया जाता है और इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है 2l + 1। एंड डियर स्टूडेंट यही वो फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है ना सब शेल। यहां देखें जरा, अगर आप यहां बात कर रहे हैं कि जैसे कि ये स्पेस ओरिएंटेशन बताता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कभी आपके पास क्या हो कि एक जैसे पी एक्स है, पी वाई, पी जी है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। डियर स्टूडेंट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनकी कोई स्पेस ओरिएंटेशन नहीं होती, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये स्पेसिफिक हो जाते हैं ओरिएंटेशन से। अब यहाँ देखें ये स्पेस ओरिएंटेशन बताता है, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बताता है। जैसे फर्ज कर लें कि अगर लेट से कि हम P के लिए बात कर रहे हैं कि L की वैल्यू क्या है 1 है, आप पुट कर दें 2 × 1 + 1 क्या हुआ 3। तो इसका मतलब है P के अंदर कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हुए 3। D के अंदर यहां पे 2 पुट करेंगे तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अगर F के लिए यहां 3 पुट करेंगे तो 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ऑलवेज ओड इन नंबर। जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके सामने आएंगे या मोनोफोल्ड आएंगे या क्या आएंगे, ट्रिपली डीजेनरेट, ट्रिपली फोल्ड, पेंटाफोल्ड या हेप्टाफोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे। हमेशा जो नंबर आएगा वो किस में आएगा, ओड नंबर में। अच्छा इससे आगे चलें जरा, पॉसिबल वैल्यूज इसकी क्या हो सकती हैं। जो m की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो रियल नंबर्स की सूरत में है, 0 + 1 -1 +2 -2 +3 -3, ये वैल्यूज हो सकती हैं। स्पिन क्वांटम नंबर डियर स्टूडेंट एस से जाहिर किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास एस जो है वो उसकी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो +½ और -½ हो सकती हैं। ये डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया गया था। इसकी वैल्यूज जो है ये +½ कब होंगी और -½ कब होंगी, ये जरा गौर से सुन लें। गाउडस्मिथ और नेलहॉल्म ने एक बात की थी कि डियर स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन एन ऑर्बिट तो वो क्या करता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन शो करता है, दूसरा वो अपने ही एक्सेस के गिर्द भी घूम रहा होता है, बिल्कुल ऐसे अपने ही एक्सेस के गिर्द भी घूम रहा होता है और वो कहलाती है उसकी स्पिन मोशन। इस स्पिन मोशन से हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जो मूव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट तो जनरेट करेगा और ये उसके मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्पिन जो है, ये जो वैल्यूज दी गई हैं ये मैग्नेटिक मोमेंट की हैं। अब एक और बात सुन लें जरा कि अगर इलेक्ट्रॉन शो करता है क्लॉकवाइज स्पिन तो वो -½ उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
और अगर वो शो करता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, वो डियर स्टूडेंट क्या है, प्लस हाफ उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है। डियर स्टूडेंट इन मैंने इस छोटे से मतलब टेबल के अंदर ये मुकम्मल तौर पे आपको क्वांटम नंबर्स की पिक्चर आपके सामने रखी। आज मतलब जो चैप्टर हमने शुरू किया, चैप्टर नंबर 5, वो यहाँ खत्म होता है। लेक्चर नंबर 20 मैंने आज एलेबोरेट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर से मुतालिक। मैं फिर से बता दूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इससे राइज हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट मैंने इसे मुकम्मल एक्सप्लेन किया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।